नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का होगा। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं और अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट है यानी इंग्लिश, तो उसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर इन ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना होगा। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व करूंगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया औद्ध विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का ये पेपर ही है। ऐसे ही तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही लेक्चर्स मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ और बहुत ही बारीकी के साथ सॉल्व करवाता हूँ। इंग्लिश एक्चुअली में मैं सही से पढ़ा भी नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा गुरुजी पीवाईक्यू तो सॉल्व करवा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, तो पीवाईक्यू आज की वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कोशिश करूंगा। इतना भी वीक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं पढ़ा इसका टीचर नहीं हूँ, बस एक जो है बड़ा भाई होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको मैं समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। जो भी टूटी फूटी शब्दावली में, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा, पढ़िएगा आराम से। तो इसके आंसर की मैं आपको बताऊंगा इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन के। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 100 एमसीक्यूज होंगे और ये 2026 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सभी के 4th सेमेस्टर में यही चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अब आइए एक एक प्रश्नों पर हम फोकस करके बढ़िया तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है बाबू। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न लिखा हुआ है, व्हाट मैसेज डज कन्यादान कन्यादान कॉन्वे अबाउट आइडियलिज्म एंड, क्या लिखा हुआ है ये, आइडियलिज्म एंड रियलिटी। अब प्रश्न कहेगा आपसे कि कन्यादान एक क्या है। कन्यादान आदर्शवाद और वास्तविकता के बारे में क्या संदेश, एक उपन्यास। तो व्हाट मैसेज डज, क्या मैसेज देता है, वास्तविकता के बारे में क्या संदेश देता है कन्यादान, आदर्शवाद और वास्तविकता के बारे में। तो ये जो है देता क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, रियलिटी ऑफ्टन कंट्राडिक्ट्स आइडियलिस्टिक, यानी कि रियलिटी ऑफ्टन कॉन्ट्राडिक्ट्स आइडियलिस्टिक बिलीव्स, यानी वास्तविकता अक्सर आदर्शवादी विश्वासों के विपरीत होती है। ठीक है, आदर्शवादी जो विश्वास होते हैं उनके विपरीत होती है कौन, वास्तविकता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं पर साथ में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए अभी चर्चा कर लेंगे उस क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्ले ऑफ विजय तेंदुलकर। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विजय तेंदुलकर का नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्ले ऑफ विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, इनमें से आपका सखाराम जो है बाइंडर, ये नाटक इन्हीं का है। ठीक है, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, ये इनका नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला आपका लिखा हुआ है घासीराम कोतवाल, ये भी जो है विजय तेंदुलकर का ही है। और इसके अलावा खामोश अदालत जारी है, ठीक है, यानी साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन, ये रचना भी, खामोश अदालत अभी जारी है, ये रचना भी किसी की है, किसकी है, विजय तेंदुलकर की है। यानी ये सब रचनाएं नहीं की, जबकि आधे अधूरे मोहन राकेश का एक नाटक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, विजय तेंदुलकर का नहीं है, बाकी विजय तेंदुलकर के नाटक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका, व्हाट इज ट्रांसलेशन, बताएं। ट्रांसलेशन सॉरी ट्रांसलिटरेशन यानी कि लिपियंत्रण। ट्रांसलेशन को हम लोग अनुवाद कहते हैं, लेकिन ट्रांसलिटरेशन को लिपियांतरण कहते हैं। लिपियांतरण मतलब जब एक लिपि से दूसरी लिपि में लिखा जाए, जैसे कि ये आपका देवनागरी ये लिखा हुआ है आपका रोमन शैली में, जैसे व्हाट इज ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ट्रांसलिटरेशन ये लिखा हुआ है आपका रोमन शैली में, जैसे लिखा है राम, ये राम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ, इसी राम को हमने लिख दिया RAM। ठीक है, ये भी राम ही लिखा है।
तो ये राम जो है किसका है, ये देवनागरी लिपि का है। अब इससे लिपियांतरण हो गया राम, शब्द में कोई हेरफेर नहीं किया गया और लिपियांतरण क्या हो गया राम, इस तरीके से हमने लिख दिया, तो ये लिपियांतरण है। यानी इसका आर जो है ये रा में कन्वर्ट हो गया, ये मात्रा ए में बदल गई, यम जो है इस तरीके से लिखा गया। इसको लिपियांतरण यानी कि जो है वो ध्वनि वर्णों को चिन्ह देने वाली जो व्यवस्था होती है उसी को हम लिपियांतरण कहते हैं। तो लिपियांतरण क्या होता है बेटा, लिपियांतरण क्या है, यानी कि इसका मतलब होगा ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है चेंजिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अ वर्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द की लिपि बदलना ही लिपियांतरण कहलाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रांसलिटरेशन पोएट्री, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रांसलेटिंग पोएट्री, कविता अनुवाद, कविता का अनुवाद करने में सबसे बड़ी जो चैलेंज होती, बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। तो कविता का अनुवाद करते समय आपको सबसे पहली बात है अर्थ को सुरक्षित रखते हुए तुकबंदी और लय बनाए रखना। क्योंकि अर्थ इसमें क्या होता है, कविता का अनुवाद करते समय शब्दों का अर्थ नहीं बल्कि भावनाओं का अर्थ देखा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बेटर अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, व्हाट इज बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रांसलेटिंग पोएट्री, ठीक है। तो कविता का अनुवाद करने में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो मेंटेनिंग रिदम एंड राइम विल प्रिजर्विंग मीनिंग, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अर्थ को सुरक्षित रखते हुए तुकबंदी और लय बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहां पर आप देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्हाट डज द टर्म, प्रश्न कह रहा है व्हाट डज द टर्म मशीन ट्रांसलेशन रिफर टू, यानी कि मशीनी अनुवाद शब्द का क्या अर्थ होता है, बताएं। प्रश्न है व्हाट डज द टर्म मशीन ट्रांसलेशन रिफर टू, इसका मतलब होता है ट्रांसलेशन जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर लाइक गूगल ट्रांसलेटर। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट एथिकल कंसीडरेशन इन ट्रांसलेशन, प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एथिकल कंसीडरेशन ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद में एक महत्वपूर्ण जो मोरल थॉट है, नैतिक विचार है, वो क्या है। एथिकल, बताएं नैतिक विचार क्या है महत्वपूर्ण अनुवाद में। अनुवाद में सबसे नैतिक विचार क्या होता है, मेंटेनिंग द रीजनल, मेंटेनिंग द ओरिजिनल ऑथर्स इंटेंट एंड मीनिंग। इसमें सबसे जरूरी होता है किसी भी अनुवाद को करते समय कि मूल लेखक ने जो बातें बताई हैं उसका इरादा और उसका अर्थ दोनों समझ लें आप। और जब उसका इरादा और अर्थ दोनों को समझेंगे तो बेटर अंदाज में चीजों को समझ में आएंगे और एक अच्छा अनुवाद निकलेगा। सी ऑप्शन लगा देंगे छठवें का। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्हाट इज बैक ट्रांसलेशन, बताएं। बैक ट्रांसलेशन यानी जिसको आप प्रति अनुवाद हिंदी में कहते हैं वो क्या होता है। तो बैक बैक ट्रांसलेशन क्या, व्हाट इज बैक ट्रांसलेशन, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट बैक इनटू द ओरिजिनल लैंग्वेज टू चेक एक्यूरेसी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रांसलेशन अ टेक्स्ट बैक इनटू द ओरिजिनल लैंग्वेज टू चेक एक्यूरेसी, यानी बैक ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि सटीकता की जांच के लिए अनुवादित पाठ को वापस मूल भाषा में अनुवाद किया जाए। यानी कि जैसे एक बार आपने अनुवाद कर दिया फिर उसको दोबारा से उस दूसरी भाषा, जिस भाषा से आपने अनुवाद किया उस भाषा में फिर से अनुवाद करके चेक करें कि क्या जो हमने अनुवाद किया वो सही है कि नहीं सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला चीज़ समझने से पहले अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है इस इंग्लिश के पेपर का तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 99 इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का आपको मिल जाएगा 99 84
039 पर एसएमएस कर दीजिएगा। ये 100 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा आपको मिल जाएगा। और जो पेपर भी विश्वविद्यालयों का होगा, अगर मेरे पास पेपर आएगा तो मैं उस सभी को सॉल्व करवा करके आपको दूंगा, ठीक है। तो आपका मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके इस पर भेज दीजिएगा। 4th सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट नोट्स और वीडियो लेक्चर्स, तो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ना, तो पीडीएफ के लिए ग्रुप आप ज्वाइन करें, बाकी वीडियोस के लिए ग्रुप नहीं है। चूंकि वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब शुक्ला एचडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर इन दोनों चैनल पर आप बने रहें, वहां पर आपको खूब वीडियोस मिलेंगी। लेकिन अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना, तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी, जिसकी फीस 100 रुपीज रखी गई है। इसका आंसर की मिल जाएगा, मतलब कि इसका पेपर का आंसर की मिल जाएगा विथ आंसर सीट, मात्र और मात्र 100 रुपीज फीस में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहती है, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिलता रहता है। तो आप जुड़ सकते हैं, जिनको जुड़ना है, जिनको केवल पीडीएफ प्राप्त करनी है शुक्ला एचडी पॉइंट की, वो जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर्स मैं फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ यूट्यूब पर, आप देखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और शुक्ला एचडी पॉइंट सभी पर आराम से चीज़ें पढ़िएगा, कोई इशू नहीं है सभी सब्जेक्ट का। इसमें को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इन सभी का 5-5 प्रैक्टिस की व्यवस्था पूरी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का भी और ऑब्जेक्टिव का भी सब कुछ मिल जाएगा। जिनको एसएमएस करना, एसएमएस कर सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आ चुका, 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, व्हिच मोबाइल ऐप इज कॉमनली यूज फॉर स्कैनिंग एंड ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपसे पह रहा है व्हिच मोबाइल ऐप, यानी कौन सा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कॉमनली यानी कि सामान्यतः यूज फॉर स्कैनिंग द ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, यानी छवियों से टेक्स्ट को स्कैन करने और अनुवाद करने के लिए आमतौर पर किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल उपयोग है आपका गूगल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, गूगल लेंस इज राइट आंसर। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वुड बी मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मशीन ट्रांसलेशन। प्रश्न आपसे कह रहा है 9वां नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वुड बी मोस्ट चैलेंजिंग फॉर मशीन ट्रांसलेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पाठ मशीनी अनुवाद के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में दिया है, अ साइंटिफिक रिसर्च प्रॉपर विथ स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी कि विशेष शब्दावली वाला एक वैज्ञानिक शोध पत्र जो होता है, इसका अनुवाद जो होगा मशीन अनुवाद के लिए जब आप करेंगे तो सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है, व्हाट इज वन मेजर लिमिटेशन ऑफ फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स। 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न आपका, व्हाट इज वन मेजर लिमिटेशन ऑफ फ्री ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स। आपसे कह रहा है कि मुफ्त ऑनलाइन अनुवाद टूल की एक बड़ी सीमा क्या है, बड़ी सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में दिया है, दे मे नॉट बी रिलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स और कंडीशनल कंटेंट, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी कि मुफ्त ऑनलाइन अनुवाद टूल की एक बड़ी सीमा जो होती है वो ये होती है कि वे जटिल और गोपनीय सामग्री के लिए विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये एक जो है एक चैलेंज होता है, एक सीमा होती है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पिंजर द स्केलेटन, यानी आपसे कह रहा है कि पिंजर का केंद्रीय विषय क्या है, बताएं। द स्केलेटन, पिंजर का अनुवाद किया गया था, पिंजर नाम की एक रचना है, उसका अनुवाद द स्केलेटन नाम से किया गया था। अमृता प्रीतम का उपन्यास है, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान लिखा गया था। महिलाओं के सुधार और उनके अपहरण और मानवीय व्यवहार की मार्मिक कहानी है। तो द पिंजर, ठीक है, द स्केलेटन। प्रश्न आपसे कह रहा है 11 नंबर कि पिंजर का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय क्या है बेटा, विभाजन की विभीषिका और महिलाओं की पीड़ा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द हॉरोज ऑफ पार्टीशन एंड द जो है सफरिंग ऑफ वेमेन, यानी कि जो भारत पाकिस्तान की जो त्रासदी है विभाजन की, उसके बारे में ये रचना बताती है, अमृता प्रीतम की पिंजर। हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ पिंजर। प्रोटागोनिस्ट माने होता है नायक या मुख्य पात्र या मुख्य पात्रिका। अब बताएं, मुख्य पात्र या जो नायिका है, प्रोटागोनिस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये पिंजर नाम की रचना जो उपन्यास है अमृता प्रीतम का, उस अमृता प्रीतम नाम के उपन्यास द पिंजर में मुख्य केंद्रीय पात्र में कौन है। तो इसकी जो है मुख्य पात्र में आती है पूरो, पूरो नाम की एक पात्रा है वो
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हु एबडक्ट्स पूरो इन पिंजर, यानी पिंजर में पूरों का अपहरण कौन करता है। पिंजर रचना में पूरों का अपहरण कौन करता है, तो पूरों का अपहरण जो है रसीद नाम का एक व्यक्ति है वो करता है, रसीदा, रसीदा करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट डज पिंजर सिंबलाइज्ड इन द नोबल। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पिंजर सिंबलाइज इन द नोबल। उपन्यास में पिंजर किसका प्रतीक है। तो उपन्यास में पिंजर किसका प्रतीक है बेटा, द स्केलेटन ऑफ द डिक्वाइड सोसाइटी, यानी एक क्षयकारी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्षयकारी या सड़े हुए समाज का ढांचा या कंकाल जो है वो एक प्रकार से इसमें जो है वो अपहरण मतलब कि क्या करता है, उपन्यास ये इसका प्रतीक है पिंजर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम द बैकड्रॉप ऑफ पिंजर, बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है आपका, कौन सी ऐतिहासिक घटना पिंजर की पृष्ठभूमि बनाती है। तो पिंजर की पृष्ठभूमि बनाती है 1947 का भारत विभाजन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न हु ट्रांसलेटेड पिंजर इनटू इंग्लिश। पिंजर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अंग्रेजी अनुवाद किया था पिंजर का खुशवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, खुशवंत सिंह ने किया था, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे आ चुका महोदय, प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट लिटरेरी फॉर्म ऑफ आंसू रिटन इन, बताएं। आपसे कह रहा है कि आंसू किस साहित्यिक विधा या रूप में लिखा गया है, लिटरेरी फॉर्म इसका क्या है, यानी किस विधा की रचना आंसू। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, एक विरह काव्य है, बेसिकली विरह प्रधान रचना है, ठीक है, काव्य रचना है। और इसमें व्यक्तिगत जो वेदना रही है कवि की जयशंकर प्रसाद की, उसी का वर्णन किया गया है। गीत काव्य में इसको रखेंगे, लिरिक पोएट्री जिसको आप कहते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिरिक पोएट्री, गीत काव्य या लिरिक पोएट्री या लिरिकल पोएट्री के रूप में इसको जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, व्हिच इंडियन लिटरेरी मूवमेंट इन आंसू इज आंसू एसोसिएटेड विथ। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच इंडियन लिटरेरी मूवमेंट्स इट इज आंसू एसोसिएटेड विथ, यानी आंसू किस भारतीय साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये भारतीय साहित्य में जो आंदोलन हुआ था, छायावाद आंदोलन, जो कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, ठीक है, वह आंदोलन जो था, जो द्रविड़ युग में स्थूलता थी उसको कम शब्दों में बयां करने का एक जो है छायावादी आंदोलन चला। उसके प्रमुख प्रणेता रहे हैं जयशंकर प्रसाद, चार उन्नायकों में से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रानंद पंत, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है छायावाद के चार स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद एक माने जाते हैं, और आंसू उनकी रचना का एक विरह काव्य है, एक लिरिक पोएट्री है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, बीए के 4th सेमेस्टर अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी किया गया था, इसीलिए ये अब पढ़ना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, छायावाद, ठीक है। छायावाद को क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म कहा जाता है, छायावाद या रोमांटिसिज्म, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, व्हाट डज आंसू प्राइमरीली सिंबलाइज्ड इन द पोयम। आपसे कह रहा है कि जो है कविता में आंसू मुख्य रूप से किसका प्रतीक है। तो आंसू जो है ये टीयर्स ऑफ सारो एंड इमोशनल डेप्थ का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दुख के आंसू और भावात्मक गहराई जुड़ी हुई है। आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं होती बेटा, बल्कि हृदय की उस असीम पीड़ा और अतीत की यादों का प्रतीक है जो कवि के भीतर उमड़ रही है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ठीक है। मानस सागर के लहरों पर, बड़ी जबरदस्त तरीके से आंसू हिंदी में आप पढ़ेंगे, एकदम से आप रो देंगे, आंसू गिर जाएगा।
वो महाकाव्य है आंसू, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, तो ये जी चीजें जो हैं, ये एक प्रकार से टीयर्स ऑफ सारो एंड इमोशन डेप्थ, एकदम से, ठीक है, डीपली। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश एज द गार्डन ऑफ लाइन, बताएं, लोनलीनेस, लोनलीनेस के नाम से जो अनुवाद किया गया है, ये किसने किया है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो है, प्रश्न क्या है, हु ट्रांसलेटेड आंसू इनटू इंग्लिश एज द गोल्डन ऑफ लोनलीनेस, यानी आंसू का अंग्रेजी में अनुवाद द गार्डन ऑफ लोनलीनेस के नाम से किसने किया? तो चार्ल्स एस जे नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने किया था, चार्ल्स एस जे ने किया था। ठीक है, एक रचना बड़ी फेमस है, तो इसी को जो है चार्ल्स एस जे ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। 21 नंबर क्वेश्चन से, व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ आंसू? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 21 नंबर। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आंसू के काव्य में कौन सा भाव प्रधान है? तो विषाद या उदासी, जिसको आप कह सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ये सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसका, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेलन, ठीक है, इसका करेक्ट, यानी कि इसका मतलब होता है उदासी या विषाद या दुख या पीड़ा। ठीक है, तो ये विरह यानी बिछड़ने की दुख और पुरानी मीठी यादों के दर्द से भरी हुई है। ठीक है, जिसे हिंदी में विषाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मेलांचली के नाम से जानते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विच एलिमेंट ऑफ नेचर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज इमेजरी इन आंसू? प्रश्न आपसे कह रहा है कि आंसू में प्रकृति के किस तत्व का चित्रण अक्सर देखा गया है? तो नदियों और वर्षा का, रिवर्स एंड रेन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि ने अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं की जो तुलना करी है, वो वर्षा और उमड़ती हुई नदियों से बार बार जो है की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कबीर्स वर्सेस, कबीर वर्सेस एज ट्रांसलेटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? आपसे क्या पूछा जाए? प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अनुदित कबीर के पदों का मुख्य विषय क्या है? तो कबीर के कुछ पदों का, कबीर के कुछ दोहों का अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। ठीक है, तो वो एक प्रकार से पूछा जा रहा है कि किस विषय से थे दोहे जो उन्होंने चुने थे? तो रिलीजियस हार्मोनी एंड द सर्च फॉर डिवाइन ट्रूथ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धार्मिक सद्भाव और दिव्य सत्य की खोज के लिए जो दोहे लिखे थे कबीर ने, उसी का अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कबीर दास आपको पता होगा हमेशा बाहरी आडंबरों के खिलाफ थे। टैगोर उनके जो पद हैं उनको चुनते हैं, ऐसे पदों को जो ईश्वर के सच्चे रूप और मानवता की एकता की बात करते हैं, और उन्हीं का अनुवाद ये करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इन वर्स फर्स्ट व्हाट डिकेस कबीर अर्ज पीपल टू सीक? प्रश्न आपसे कह रहा है कि पहले पद में कबीर लोगों को क्या खोजने का आग्रह करते हैं? तो अपने भीतर ईश्वर, गॉड विद इन देमसेल्व्स, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कबीर का प्रसिद्ध विचार जो है, पहला दोहा क्या है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर का दोहा यही है ना। वह कहते हैं कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने हृदय में निवास करता है, आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे विचारों पर कबीरदास चलते थे। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। इन वर्स 2 हाउ डज कबीर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड गॉड, यानी आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसका वर्णन कबीरदास ने दूसरे पदों में कैसे किया है या कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं वो, एज अ ड्रॉप मर्गिंग इनटू द ओशियन, यानी जिस तरीके से आत्मा जो है वो समुद्र की एक बूंद है और समुद्र जो है परमात्मा है। ठीक है, समुद्र में विलीन होने वाली एक बूंद के रूप में जो है आत्मा परमात्मा के संबंध के रूप में चर्चा करी है। अद्वैत विचार है, जहां आत्मा बूंद है और परमात्मा समुद्र में मिलती है, उसी का हिस्सा बाद में बन भी जाती है। तो इस तरीके से आत्मा छोटी सी है और ऐसी छोटी छोटी आत्माएं बहुत सारी, परमात्मा एक बड़ी परमात्मा है, मतलब की आत्मा है जो जिसमें सब विलीन हो जाता है। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट अप्रोच फॉर ट्रांसलेटिंग पोएट्री? प्रश्न आपसे क्या पूछा रहा है? 26 नंबर प्रश्न आप देखेंगे बेटा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास। 26 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू,
प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट अप्रोच फॉर ट्रांसलेटिंग पोएट्री, यानी कविता अनुवाद के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, वो कौन सा होगा इनमें से? तो मुक्त अनुवाद जो होता है, फ्री ट्रांसलेशन सबसे अच्छा माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से इन विच ईयर वाज द होम एंड द वर्ल्ड ओरिजिनली पब्लिश्ड इन बेंगर्स? बताएं प्रश्न क्या पूछा गया है? इन विच ईयर वाज द होम एंड द वर्ल्ड ओरिजिनली पब्लिश्ड इन बंगाली, यानी कि बंगाली में। प्रश्न क्या पूछा? यहाँ पर बंगाली लिखा हुआ है, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड, जिसको आप कहते हैं घरे बैरे, ठीक है, तो उसमें मूल रूप से बंगाली में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये? तो 1916 में प्रकाशित हुआ था बंगाली भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर को अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, हु ट्रांसलेटेड द होम एंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड नाम की रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताएं, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसने किया था अंग्रेजी में? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था बेटा? सुरेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, यानी प्रश्न आपसे कह रहा है कि द होम एंड द वर्ल्ड का मूल बंगाली शीर्षक क्या था? तो उसका मूल बंगाली शीर्षक था घरे बैरे। घरे बैरे, ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया, घरे बैरे इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विच हिस्टोरिकल मूवमेंट सर्व्स एज द बैकड्रॉप फॉर द होम एंड द वर्ल्ड? प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन द होम एंड द वर्ल्ड की पृष्ठभूमि है? इनमें से आपका स्वदेशी आंदोलन जो होता है वही ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट, स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे बेटा। प्रश्न आपका चुका 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा है। प्रश्न आपको मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। हु इज द मियन फीमेल प्रोटागोनिस्ट इन द, रचना का नाम द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड नाम की रचना का मुख्य महिला पात्र कौन है? तो मुख्य महिला पात्र है बिमला। बिमला इसकी मुख्य महिला पात्र है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका चुका 32 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट इज द मेजर, 32 नंबर प्रश्न क्या है आपका, व्हाट इज द मेजर थीम एक्सप्लोराइड इन द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड रचना में खोजी गई प्रमुख थीम क्या है? इसमें सबसे जो खोजी गई प्रमुख थीम है वो है आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, यानी आपसे कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, यानी राष्ट्रवाद और मानवतावाद के बीच संघर्ष जो है ये आपको दिखाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है व्हिच वेस्टर्न, प्रश्न आपका 34 नंबर 33 नंबर प्रश्न आपका क्या आ चुका बेटा? 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपका आ चुका, व्हिच वेस्टर्न लिटरेरी टेक्निक इज एविडेंट इन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड की वर्णन शैली में कौन सी पश्चिमी साहित्यिक तकनीक स्पष्ट है? तो होती है आपकी पत्रात्मक उपन्यास डायरी शैली, ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एपिस्टोली नोबल जिसको आप कह सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 34 नंबर क्या दिया हुआ है, आप थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, अभी साफ हो जाएगा पेपर। प्रश्न 34 नंबर, व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस टू निखिल इन द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड में अंततः निखिल क्या होता है? निखिल का क्या होता है? तो निखिल का क्या होता है बेटा? द होम एंड द वर्ल्ड नाम की रचना में निखिल का होता है वह एक दंगे में मारा जाता है और गंभीर रूप से घायल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ही इज डाइड या ही इज किल्ड इन अ रियोट, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर और भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्हाट इज द रोल ऑफ बिन्नी इन द प्ले? प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे बाबू। 35 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पैंतीस नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाटक में बिन्नी की क्या भूमिका है, बताएं। बिन्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में दुखी है और उसे लगता है कि उसकी माँ का स्वभाव उसमें ही आ गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नाटक में बिन्नी की क्या भूमिका है? उसकी भूमिका क्या है बेटा? वह सावित्री की बेटी है जो व्यक्तिगत संघर्षों का सामना कर रही है
ऑप्शन नंबर 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी, सी इज द सावित्री डॉटर हु आल्सो फेस्ड पर्सनल स्ट्रगल्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये कन्यादान उपन्यास की रचना, ठीक है, मेरे हिसाब से है, उसी से लिया गया है। आगे देखते तो आप एक बार सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, गूगल वगैरह पर तो इसके आप सर्च करेंगे कन्यादान उपन्यास, तो कन्यादान मतलब अपने सिलेबस के बाद आधे अधूरे नाटक के बारे में पढ़ लीजिएगा, कन्यादान के बारे में आप सर्च करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, व्हाट मैसेज डज आधे अधूरे कॉन्वे अबाउट मैरिज एंड फैमिली। 36 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आधे अधूरे विवाह और, या आधे अधूरे नाटक का है ये, किसका? तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन से, आधे अधूरे विवाह और परिवार के बारे में क्या संदेश देता है? तो विवाह और परिवार के बारे में आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का, वो सलाह देता है कि पारिवारिक जीवन समझौते और मोहभंग से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। फैमिली लाइफ इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड डिसइल्यूशमेंट, ठीक है। तो यानी कि वो समझौते से और मोहभंग से भरा हुआ है। नाटक पारंपरिक विवाह की पवित्रता के बजाय उसकी कड़वी सच्चाइयों को दिखाता है। आधे अधूरी मोहन राकेश का नाटक। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कन्यादान। कन्यादान जो नाम की रचना है उसका मेन थीम क्या है? इसकी थीम क्या है बेटा? इसकी थीम है जाति व्यवस्था और रिश्तों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। विजय तेंदुलकर का नाटक है, ब्राह्मण लड़की और एक दलित लड़के के माध्यम से समाज के जातिगत भेदभाव को उजागर करता है, ठीक है। तो कन्यादान का मुख्य विषय क्या है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, हु इज ज्योति इन कन्यादान। ज्योति जो है कन्यादान में क्या है? तो ज्योति जो है कन्यादान में क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ज्योति की अगर बात की जाए, तो ये सावित्री जो है, सावित्री किस नाटक की पात्र है बेटा? तो सावित्री जो है वो आधे अधूरे नाटक की पात्र है, बात आप ध्यान रखें। तो यानी कि पहला जो ऑप्शन था वो नाटक में बिन्नी, बिन्नी नाटक में तो आधे अधूरे नाटक के ही पात्र के अंतर्गत आएगी। 38 नंबर क्वेश्चन से, हु इज ज्योति इन कन्यादान। ज्योति कन्यादान में कन्यादान में ज्योति कौन है? ज्योति जो है एक युवा शिक्षित ब्राह्मण लड़की है जो एक दलित व्यक्ति से शादी करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ यंग एजुकेटेड ब्राह्मण गर्ल हु मैरीज अ दलित मैन। ज्योति का आदर्शवादी है और अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए अंतरजातीय विवाह करती है। ये एक प्रकार से आप देखते कन्यादान में आपको दिखता है। 39 नंबर क्वेश्चन से, हु इज अर्जुन, बताएं, हु इज अरुण अर्थवेल इन द प्ले। यानी नाटक में अरुण अठावले कौन है? अरुण अठावले पूरा नाम है इसका। तो हु इज अरुण अठावले इन द प्ले। तो ये ज्योति का दलित पति है और एक कवि है, ठीक है। एक जटिल पात्र है जो शोषित वर्ग से आता है और अपनी हीन भावना की वजह से ज्योति पर अत्याचार करता है। वो इस तरीके से वो 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ज्योति इज दलित हस्बैंड एंड अ पोएट, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, यही अरुण अठावले है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है 40 नंबर? प्रश्न है, हाउ डज अर्जुन, सॉरी, हाउ डज अरुण थावले बिहेव टुवर्ड्स ज्योति आफ्टर मैरिज। आपसे प्रश्न कह रहा है कि शादी के बाद अरुण ज्योति के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो शादी के बाद अरुण जो है ज्योति के साथ हिंसक व्यवहार करता है, अपमानजनक व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ही इज वायलेंट एंड एब्यूज यानी कि एब्यूसिव, यानी कि गाली देता है और मारता पीटता है, इस तरीके से उसके साथ हिंसक व्यवहार करता है, आपत्तिजनक व्यवहार करता है। और अपनी आंतरिक कुंठाओं के कारण से ज्योति के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, बार बार झगड़ा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्हाट डज द टाइटल कन्यादान विच मीन्स गिफ्ट ऑफ अ टुगेदर इन मैरिज सिंबलाइज्ड। बताएं 41 नंबर, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। व्हाट डज द टाइटल कन्यादान सिंबलाइज्ड। कन्यादान शीर्षक किसका प्रतीक है? बताएं 41 नंबर, कन्यादान शीर्षक किसका प्रतीक है? तो ये जो है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि ये एक प्रकार से कैसा है, इंटरकास्ट मैरिज किया गया है भारतीय समाज में। तो एक जो है यही चीजें हैं, ठीक है, जो कि भारतीय समाज में अंतर्जातीय विवाह का परिणाम है जो एक प्रकार से निकल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शीर्षक पिता के उस दान यानी बेटी के विवाह पर व्यंग है जो अंत में दुर्दशा में बदल जाता है और कई सारी कठिनाइयां आती हैं इसमें। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, हाउ डज नाथ
देवालिकर, ज्योतिष फादर, ये ज्योति का फादर है कौन? कौन ज्योति का फादर है? नाथ देवलालिकर, ठीक है। तो प्रश्न है कि हाउ डज नाथ देवलालिकर रिएक्ट ऑफ ज्योतिज सफरिंग, यानी ज्योति के पिता नाथ देवलालिकर उसकी पीड़ा पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? तो उसकी पीड़ा पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं बेटा? वो उसकी पीड़ा पर ही इनकरेज हर टू स्टे विथ अरुण, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 नंबर का बी ऑप्शन, ठीक है। वह उसे अरुण के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हाउ डज ज्योतिज पर्सपेक्टिव चेंज बाय द एंड ऑफ द प्ले। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न क्या कह रहा है कि नाटक के अंत तक ज्योति का नजरिया कैसे बदल जाता है? हाउ डज ज्योतिज पर्सपेक्टिव चेंज बाय द एंड ऑफ द प्ले। तो अपमान के बावजूद वह अरुण के साथ रहने का फैसला करती, बार बार अरुण उसको मारता पीटता लेकिन वो फिर भी रहती है, ठीक है। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या? सी चूजेस द स्टे विथ अरुण डिपोजिट डिस्पाइट द एब्यूज, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अपने वह अपने पिता के खोखले आदर्शवाद को पहचान लेती है और अपनी नियति को स्वीकार कर लेती है और उसी के साथ रहना पसंद करती है। पूरा मैं चर्चा करूंगा किसी दिन, अगर आप कहेंगे तो मैं ये पूरा नाटक आपको पढ़ा दूंगा। कौन सा नाटक आपका? ये है आधी अधूरी नाटक है मोहन राकेश का, सॉरी कन्यादान नाटक है ये। कन्यादान नाटक में पूरा आपको पढ़ा दूँ, कन्यादान आधी अधूरी। अगर आप कहेंगे तो मैं इन सभी नाटक का पूरा विश्लेषण कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं फटाफट से। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखें बेटा, 44 नंबर क्वेश्चन से व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ वर्स 8 इन कबीर्स राइटिंग्स। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 44 नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है आपका, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ वर्स 8 इन कबीर्स राइटिंग। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डिवोशन ट्रांसकेंड रिलीजियस बाउंड्रीज, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये भक्ति धार्मिक सीमाओं से परे है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें 49 नंबर को, सॉरी 45 नंबर प्रश्न है, इन वर्स 12 व्हाट मेटाफर डज कबीर यूज टू डिस्क्राइब डिवाइन लव। यानी कि छंद 12 में कबीर दैवीय प्रेम का वर्णन करने के लिए किस रूपक का उपयोग करते हैं? तो वो एक गहरी नींद का उपयोग करते हैं और डीप रिवर का उपयोग करते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हु वाज द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद कबीर के गुरु हैं। 46 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन से व्हाट इज द, प्रश्न आपसे क्या पूछेगा बेटा? प्रश्न है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अमृतसर आ गया। 47 नंबर, अमृतसर आ गया, बताएंगे अमृतसर आ गया का केंद्रीय विषय क्या है? इसका केंद्रीय विषय है द होरोज ऑफ पार्टीशन एंड ह्यूमन सफरिंग, विभाजन की विभीषिका और मानवीय पीड़ा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है व्हाट डज द फ्रेज अमृतसर आ गया जो है सिग्निफाई इन द स्टोरी। 48 नंबर फटाफट से आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। व्हाट डज द फ्रेज अमृतसर आ गया सिग्निफाई इन द स्टोरी, और कहानी में अमृतसर आ गया वाक्यांश क्या दर्शाता है? तो नुकसान का दुखद एहसास दिखाता है, यानी अ ट्रेजिक रियलाइजेशन ऑफ लॉस, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ अमृतसर आ गया। 49 नंबर, अमृतसर आ गया का मुख्य पात्र कौन है? अमृतसर आ गया जो मुख्य पात्र है उसका मुख्य पात्र है, ट्रेन में एक शरणार्थी या यात्री होता है वही इसका मुख्य पात्र है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 50 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ अमृतसर आ गया। 50 नंबर बताएंगे अमृतसर आ गया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की, मतलब भारत का विभाजन है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ डज द प्रोटागोनिस्ट रिएक्ट व्हेन द ट्रेन रीचेज अमृतसर। 51 नंबर,
क्वेश्चन 51 नंबर, हाउ डज द प्रोटागोनिस्ट रिएक्ट व्हेन द ट्रेन रीचेज अमृतसर, यानी कि जब ट्रेन अमृतसर पहुंचती है तो नायक पात्र कैसे प्रतिक्रिया करता है। बताइए 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जब ट्रेन अमृतसर पहुंचती तो नायक या पात्र कैसे प्रतिक्रिया करता है, तो वो क्या करता है, वह टूट जाता है, ही ब्रेक्स डाउन, रियलाइजिंग द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन, वह टूट जाता है विभाजन की त्रासदी को महसूस करते हुए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द स्टोरी। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इमोशन डोमिनेट्स द स्टोरी, कहानी में कौन सी भावना हावी है इनमें, बताएं। तो निराशा और लाचारी की भावना, डिस्पियर एंड हेल्पलेसनेस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से 52 नंबर क्वेश्चंस तक आपने देख लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चंस आपके बचे 53 से लेकर के 100 तक, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, इसका आंसर की आपका दिया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। 100 क्वेश्चंस आपका, ये 100 नंबर क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ये सब आपका आ जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट था, इसका क्लास 1 था, ठीक है। क्लास 2 भी इसका जल्दी आएगा, ये आंसर की सभी की आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स पूरा आपको मिलता रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और आपको तो इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, इंग्लिश का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का आप एसएमएस कर सकते हैं 9984 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा, 9984, ठीक है। 9984 पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर दे, 100 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।